नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2020 टायर 1 के 17 अगस्त शिफ्ट 1 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ कि ओ केंद्र वाले वृत्त में PAX और PBY एक बाह्य बिंदु P से बिंदु A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसका सेंटर बना लेते हैं O। ये O सेंटर है और यहाँ पे कोई एक बाह्य बिंदु है P, वो यहाँ पे बना लेते हैं। अभी P से इसकी दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। एक तो ये वाली खींच लेते हैं, यहाँ से P पे मिला देते हैं, और एक यहाँ से खींच लेते हैं, इसको भी P पे मिला देते हैं। अभी ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। और कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं थी? PAX, तो ये इधर X आ जाएगा, और PBY इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये Y पॉइंट होगा। अभी क्या दिया हुआ है? वृत्त पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि QAX इज इक्वल टू 59 डिग्री है। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है Q, यहाँ पे बना देते हैं। अभी Q को A के साथ मिला देते हैं। अभी जो ये एंगल बनेगा QAX, ये हमें दिया हुआ है 59 डिग्री, और QBY इज इक्वल टू 72 डिग्री है। अभी Q को B के साथ मिला देते हैं, और जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल है ये बनेगा 72 डिग्री। अभी हमें बताना है कि एंगल AQB का माप क्या होगा। तो एंगल AQB, ये वाला एंगल, इसकी माप हमें बतानी है। तो A को B के साथ मिला देते हैं। अभी हमें पता है कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, और एकांतर वृत्तखंड के कोण कौन से होते हैं? जैसे ये इधर एंगल है, ये वाला इस एंगल के बराबर होगा। ये एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण है, तो ये 72 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही जो ये इधर वाला एंगल था ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये होगा 59 डिग्री। अभी ट्राइंगल AQ और B में देख लेते हैं, तीनों एंगल का जोड़ होगा 180 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, 1 7 और 5 12 और 1 13, तो 131 डिग्री। और तीनों का योग है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? इधर आएगा 9 और इधर आएगा 4। तो जो ये एंगल है AQB ये हो जाएगा 49 डिग्री, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कोई वस्तु रुपए 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और वो है 640, और हमें बताया हुआ है वो इस वस्तु को बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। तो ये सेलिंग प्राइस है, मतलब इसका विक्रय मूल्य है, इसका 15% निकाल लेंगे तो 10% इसका होगा 64, और 5% हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 96। अभी हम ऐसा करते हैं, इस 96 को इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि हमें 15% की हानि होती थी। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इधर 6, इधर 3 और इधर 7, तो ये आएगा 736। अभी कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया और सेलिंग प्राइस हमें पता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो CP हमारा है 736, और हमें 15% का लाभ लेना है क्रय मूल्य पर। तो इनटू में 115 और अपॉन में ये हो जाएगा 100। अभी 5 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 23, और ये आएगा इधर 20। अभी इसको 2 से कट कर लेते हैं तो ये आएगा 10, और 2 से इसको कट करेंगे तो 2 3 6, 2 6 12 और 2 8 16। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई अगर करें तो 8 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 4, और अपॉन में 10 है तो यहाँ पे एक दशमलव आएगा। अगर हम अपना ऐसा ऑप्शन देखें कि लास्ट में 4 है और उसके बाद दशमलव है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो ये है 846.40, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। मतलब इसको हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यूनिट डिजिट से ही पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है यदि A² + C² + 17 =
2 इंटू ए माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर है। तो ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो ये स्क्वायर में टर्म है इनको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी जो टर्म बचेंगे उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। अभी अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस 4b स्क्वायर और ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस में 4b स्क्वायर और प्लस में 17 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 इंटू ए माइनस 8b, ये बच जाएगा। अभी ये वाली फॉर्म हो तो हमें डायरेक्ट ए बी और सी की वैल्यू निकालनी आती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए के साथ क्या कोफिशिएंट है, तो 1 है और यहाँ पे क्या है, इधर भी 1 है तो 1/1, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आई है 1। ऐसे ही हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है -8 है तो ये -8 रख देंगे और अपॉन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 रख देंगे। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा -2। अभी यहाँ पे c है नहीं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर 0 और 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो 0 ही आ जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 के इक्वल। अभी इस इक्वेशन में रख देते हैं तो a क्यूब इधर से क्या आएगा 1 और b क्यूब क्या होगा -2 का क्यूब तो ये -8 और प्लस में 0 का क्यूब 0। अगर इसको सोल्व करें तो ये आएगा -7 के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम सारी की सारी सम संख्याएं लिखेंगे। तो उनका एवरेज हमें दिया हुआ है 17, तो इसको बीच में लिख देते हैं। लेकिन ये विषम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है। तो इससे पहले वाली सम संख्या क्या होगी, वो होगी 16 और इसके बाद वाली 18। तो अभी हमें संख्या पता चल गई, एक तो 16 है और एक 18 है। अभी ये आरोही क्रम में लिखी गई है और क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो इसके बाद 20 आएगी संख्या, फिर इसके बाद 22 और इसके बाद 24। ऐसे ही अगर पीछे की तरफ जाएं तो ये 14 होगी एक संख्या, एक 12 और एक 10। और ये कितनी संख्याएं थी, 8 संख्याएं थी, मतलब 4 तो ये हैं इधर और ये 4 इस तरफ हैं। अभी हमें क्या बताना है कि अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का एवरेज। तो अंतिम 3 संख्याएं क्या हैं, अंतिम 3 संख्याएं ये हैं। इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 66 और इसमें अभी 36 और 53 को और ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 और 3 15, 5 1 असील, 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 6 15। तो ये आया 155। और ये संख्याएं कितनी थी, 3 तो इधर थी और 2 ये इधर थी, तो कितनी होगी टोटल 5 होगी। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 31 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। तो मार्क प्राइस इधर लिख लेते हैं 1500 रुपए। अभी नेक्स्ट दिया हुआ है कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा इधर से, कितने % की छूट है, 20% की छूट है। तो इसका 10% होगा 150 और 20 इसका डबल मतलब 300। तो इसमें से 300 माइनस करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा और 1200 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अभी हमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपए है तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 991। तो उसका लाभ रुपयों में ज्ञात करें। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1200 रुपए है और कॉस्ट प्राइस है 991 रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये 1000 और 200 इधर प्लस है तो ये हो जाएगा 209 रुपए, मतलब हमें इतने का प्रॉफिट होगा। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है कि जो ये फंक्शन है अगर इसको इससे डिवाइड करें तो ये इसके इक्वल आता है। तो हमें a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा, वो होगा a क्यूब जमा b क्यूब और अपॉन में a प्लस b। तो ये क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और माइनस में ab। अभी अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा a है, ये हमारा b है।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 18x² और प्लस में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12y² और माइनस का ये आ जाएगा √216 और xy। अभी इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू 18 आ जाएगी और ऐसे ही b की वैल्यू इधर से क्या आएगी 12 आएगी और ऐसे ही अगर c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू आ जाएगी -√216। अभी हम इन सभी वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो a का स्क्वायर कितना होगा, वो हो जाएगा 324 और माइनस b का स्क्वायर कितना होगा 144 और c का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा तो ये कितना आएगा +216। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 324 और माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसको 6 दे देते हैं 150 और 200 350 और 10 360। अभी हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में आएगा आंसर। तो 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, तो यह आया है -36 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ कि ट्राइंगल ABC में D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर बिंदु हैं। तो इधर सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और ये ट्राइंगल हमारी ABC, तो A पॉइंट इधर लिखेंगे, B इधर लिखेंगे और C इधर लिखेंगे और पॉइंट D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर है। तो यहाँ पे D पॉइंट है और यहाँ पे E पॉइंट है। नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि DE पैरेलल है BC, तो दोनों को मिला देते हैं। अभी जो ये DE भुजा है BC के पैरेलल है, BC = 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर है और DE = 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। यदि ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो एक छोटी ट्राइंगल है ADE और एक बड़ी ट्राइंगल है ABC, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, तो भुजाओं का अनुपात है 5:8। तो अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो वो एरिया का अनुपात आ जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं तो 25:64। अब ये इनके एरिया का रेशियो आया है और अभी हमें क्या दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल ADE है उसका एरिया है 45 और यहाँ पे कितना है 25, मतलब जो 25 की वैल्यू है वो 45 के इक्वल है, तो हमें 64 की वैल्यू निकालनी है। तो इनटू में 64 और अपॉन में 25। तो अभी इसको 5 से कट कर देते हैं तो 5 5 25 और ये 5 से कट होगा 9 पे। अभी हम ऐसा करते हैं ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हम इसको सोल्व करें तो ये 9 दूनी 18, 18 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, 2 आएगा तो 7 बचेगा, 18 छिके 108 और 7 115 और अपॉन में क्या है, अपॉन में 10 है तो यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 115.2 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि A, B और C के बीच रुपए 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A और B के भागों का अनुपात 9:8। तो A और B का अनुपात लिख देते हैं 9:8 और A और C के भागों का अनुपात 4:5 है, तो A/C लिखेंगे तो ये 4:5। तो B का भाग रुपयों में ज्ञात करें, तो यहाँ पे A कितना है 9 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों को सेम करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 36, ये आएगा 32 और ये इधर 36 आएगा और ये इधर आएगा 45। अभी हमें A, B और C का रेशियो पता चल गया, ये है 36, 32 और 45। अगर तीनों को ऐड करें तो 5 और 2 7 और 6 13, तो 3 1 हासिल, 4 और 1 5 और 3 8 और 3 11, मतलब जो 113 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है क्वेश्चन में, वो है 31,866 के इक्वल। तो इसके इक्वल रख देते हैं 31,866। तो हमें क्या निकालना है, B का भाग, और B का भाग है कितना 32, मतलब हमें 32 की वैल्यू निकालनी है। तो इंटू 32 और अपॉन में ये कितना आ जाएगा 113। अभी इसको पूरा सोल्व ना करके यूनिट डिजिट को सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 × 2, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो ऊपर 2 आएगी। अभी नीचे 113 के साथ कौन सा ऑप्शन मल्टीप्लाई करें कि उसकी यूनिट डिजिट
2 आए। अगर हम इधर से देखें तो ये इधर 4 है तो 4 इंटू 3 2 आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 160 किलोमीटर। अभी यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी। अभी हमें बताया हुआ है कि जो 160 किलोमीटर की दूरी है, अगर ए तय करेगा तो वो बी से 8 घंटे अधिक लेगा। मान लेते हैं बी टी टाइम लेता है, तो ये ए कितना टाइम लेगा? ये टी प्लस 8 घंटे लेगा। अभी नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? यदि ए अपनी चाल को 2 गुना करता है, तो इधर ए लिख लेते हैं। तो ए अगर अपनी स्पीड को कितना करेगा? 1 से 2 कर दे, मतलब डबल कर ले, तो टाइम क्या हो जाएगा? तो इसका टाइम हो जाएगा 2 से 1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर 2 टाइम पहले लगता था तो फिर 1 टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड डबल होगी। तो उससे क्या होता है? तो उसी दूरी को तय करने में उसे बी की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो इसको टी टाइम लगता था, तो इसको अभी टी प्लस 3 टाइम लगेगा, मतलब इसको 5 घंटे कम लगे। अगर इधर देखें तो पहले उसको 2 घंटे लगते थे, फिर उसको 1 घंटा लगने लग गया। तो कितने टाइम की सेविंग हुई? 1 घंटे की। और 1 घंटे की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 के इक्वल है, तो रख देते हैं 5। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 10। मतलब ए को स्टार्टिंग में जो टाइम लगता था वो था 10 घंटे, मतलब टी प्लस 8 की जो वैल्यू है वो है 10 घंटे। यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालें तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 घंटे। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 160 किलोमीटर और बी का टाइम हमारे पास है 2 घंटे। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये बी की चाल आई है और यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि निम्नांकित तालिका 50 व्यक्तियों की दैनिक आय रुपयों में दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे हमें इनकम दी हुई है और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस दिए हुए हैं। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितने व्यक्ति रुपये 200 या उससे अधिक लेकिन रुपये 300 से कम कमाते हैं। तो लेस देन 300 कहाँ पे है? ये इधर है। तो यहाँ पे टोटल कितने बंदे हैं? 34 बंदे हैं। और 200 या उससे अधिक अगर देखें तो यहाँ 200 से कम कितने हैं? 200 से कम है 12। तो इनको 34 में से माइनस कर देंगे और जो व्यक्ति बचेंगे उनकी आय 200 से ज्यादा होगी और 300 से कम होगी। तो इधर कर देते हैं 34 और माइनस 12। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 22। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसको हमको 1 दिन में करवा लेते हैं। तो कितने पुरुष हो जाएंगे? 28 दूनी 56। तो 56 मैन और प्लस में 7 इंटू 28। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 8 56, 6 5 हासिल, तो 7 दूनी 14, 14 और 5 19, मतलब 196 वुमेन। तो अभी नेक्स्ट वाली कंडीशन को देख लेते हैं। उसमें दिया हुआ है कि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इनसे भी 1 दिन में करवा लेते हैं। तो 11 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 66 मैन और प्लस में 16 इंटू 11, तो ये होगा 6 7 और 1 176 वुमेन। अभी ये भी 1 दिन में करते हैं और ये भी 1 दिन में करते हैं। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। अभी यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं। अभी इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 10 मैन और इक्वल टू, अभी इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 वुमेन। अभी 1 मैन जो है वो 2 वुमेन के इक्वल हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी मैन की 2 हो जाएगी और वुमेन की 1 हो जाएगी। अभी टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पे 56 मैन थे और 1 मैन 2 काम करता है, तो कितना काम हो जाएगा मैन का? 112। और इधर वुमेन है 196 और उनकी एफिशिएंसी है 1, तो वो 196 काम करेंगी। तो इधर 196 लिख के इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 0 और 3, तो यह है 308। तो अभी हमें क्या बताना है कि 7 पुरुष
उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इधर 7 मैन है और एक मैन की एफिशिएंसी है 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी 14। तो इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे दिन निकल के आ जाएंगे। तो इक्वल टू ये आएगा 14 दूनी 28, 2 बचेगा तो 14 दूनी 28, तो ये आए हैं 22 दिन और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई RH और इक्वल टू ये दिया हुआ 462 के और इसके आधार का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें, पाई इज इक्वल टू 22/7 का प्रयोग करें। तो इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वो है पाई R स्क्वायर और इक्वल टू 3465 और अपॉन में 10 कर लेते हैं। अब इसको कट कर देते हैं 5 से, तो ये 5 से कट होगा तो 5 6 30, 5 9 45 और 5 3 15 और नीचे आ जाएगा 2। अब इसको अगर सोल्व करें तो ये क्या आएगा 22/7 और इनटू में R स्क्वायर इक्वल टू 693 और अपॉन में 2। अभी इसको 11 से कट कर देते हैं तो इधर 2 आएगा, ये 6 आएगा इधर और इधर 3 आएगा। अभी हम ऐसा करते हैं इधर से R की वैल्यू निकाल लेंगे तो R स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 7 इस तरफ जाएगा तो 7 इंटू 63 के टुकड़े कर लेते हैं तो वो हो जाएंगे 7 इंटू 9 और अपॉन में ये 2 इस तरफ आ जाएगा नीचे, तो नीचे आएगा 2 इंटू 2। तो यहाँ से R की वैल्यू अगर निकाल लें तो इधर से R की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 3 और अपॉन में 2, तो यह है 21 अपॉन में 2। अभी हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई RH और इनटू में R। अभी सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और ये कैसे निकलेगी, इधर देखो ये दिया हुआ 2 पाई RH इज इक्वल टू 462, तो 2 से इसको अगर कट करें तो ये आ जाएगा 231। तो पाई RH की वैल्यू हमें पता चल गई, ये है 2 3 और 1 और इनटू में R की वैल्यू हमने इधर से निकाल ली, ये है हमारी 21 और अपॉन में 2। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करके यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल देंगे तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, तो सभी में लास्ट में यूनिट डिजिट 0 दी हुई है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 कभी भी नहीं आ सकती, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा और हमें एक ही आंसर पॉइंट में दिया हुआ है जो ये ऑप्शन नंबर 2 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इसको हमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है यदि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है और cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, वो होती है 30 डिग्री पे। तो इधर अगर कंपेयर करें एंगल को तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 के इक्वल। ऐसे ही हमें दिया हुआ कोट a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 कोट की वैल्यू कब होती है, वो होती है 60 डिग्री पे। तो इसको भी अगर कंपेयर करें एंगल्स को तो इधर से a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60 डिग्री के इक्वल। यहाँ से अगर a और b की वैल्यू निकाले तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और हाफ करेंगे तो 45 डिग्री। और ऐसे ही अगर b की वैल्यू निकाले तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 30 और उसको हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा 15 डिग्री। अभी हमें क्या बताना है, अभी हमें बताना है कि 2a माइनस 3b का मान क्या होगा। तो 2a कर लेते हैं तो ये होगा 90 और 3b करेंगे तो ये होगा 45 और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 45 डिग्री के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद ₹13,650 हो जाती है। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 15% और 2 साल में ये कितनी हो जाएगी, 2 साल में ये हो जाएगी 30%। 130 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 13,650 के इक्वल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अभी 100 की वैल्यू निकाल लेंगे और वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा इनटू में 100 और अपॉन में 130। अभी इसको अगर सोल्व करें तो 0 से 0 कट होगी, 13 से इसको कट करें तो इधर 1 इधर 0 और इधर 5, तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 10,500 के इक्वल। अभी नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर
वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अर्धवार्षिक, तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, रेट हाफ हो जाएगी, मतलब 15/2%, और टाइम हो जाएगा हमारा डबल, यहाँ पे दिया हुआ है 1 वर्ष, तो टाइम हमारा हो जाएगा 2 वर्ष। अभी हमें बताना है कि इस रेट और इस टाइम से जो ये राशि थी 10,500 रुपए की, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से टोटल कितनी हो जाएगी, मतलब हमारा मिश्र धन कितना होगा, हमें अपना मिश्र धन बताना है। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले इस रेट को, तो ये हो जाएगा 15/2 और परसेंटेज हटा के इंटू में 1/100 कर देते हैं। 5 से इसको कट करें तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, तो ये आ जाएगा 3/40। अभी ये हमारा प्रिंसिपल था, तो इसका 3/40 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10,500 और इंटू में 3/40, मतलब ये हमारा 1 साल का साधारण ब्याज आएगा। और अब हम इधर 2 साल का निकाल लेते हैं साधारण ब्याज, तो इंटू में 2 कर देते हैं, और उसमें हमारा जरा सा और ऐड होगा, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज होगा उस पे एक बार और ब्याज लगेगा, तो उसमें उतना और ऐड करना है। तो सबसे पहले 2 साल का इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, तो इसको अगर कट करें तो 0 से 0 कट होगी, और 2 से इसको कट करें तो इधर 2 आएगा, 2 से इसको कट करें तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अभी मल्टीप्लाई करते हैं 525 की 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 1575 रुपए, मतलब हमारा जो ये प्रिंसिपल था 10,500, एक तो ये ऐड होगा इसमें, तो ये कितना आ जाएगा ऐड होके, तो 10,500 और प्लस में 1575, तो ये हमारा हो जाएगा 12,075 रुपए, मतलब ये हमारा मिश्र धन होगा। लेकिन जो ये हमारा मिश्र धन आया है ये साधारण ब्याज के हिसाब से आया है। अभी जो हमारा फर्स्ट ईयर में जो साधारण ब्याज आया था उस पे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट और मिलेगा, और वो और इसमें ऐड होगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये इधर 11,000 है, ये इससे कम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और ये क्या 10,500 है, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल ही था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 12,000 से थोड़ा सा प्लस होके जो भी हमारा आंसर आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये 13,625 है, और ये 12,134 है, और ये इससे जरा सा ही ज्यादा है 12,134, और ये बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12,134 रुपए। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ कि यदि x + y + z = 7 है, और x² + y² + z² = 85 है, और x³ + y³ + z³ = 913 है, तो क्यूब रूट ऑफ x y z का मान ज्ञात करें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो है x³ + y³ + z³ और -3xyz, और ये इक्वल होगा x + y + z और इंटू में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अभी हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है इसमें, अभी हमें इसमें ये वाली वैल्यू पता है, और ये वाली वैल्यू पता है, और ये वाली वैल्यू पता है। अभी हमें ये वाली वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे, और ये कैसे निकलेगी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² + y² + z² और प्लस में 2 × xy + yz और प्लस में zx, और ये इक्वल टू किसके आएगा 49 के। अभी इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 85, और प्लस में ये सेम आ जाएगा इधर, और इधर 49, तो इसको हम इस तरफ लेके चले जाते हैं 85 को, तो 85 में से 49 माइनस होगा, और ये 85 माइनस का होगा, तो ये इधर माइनस की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 15 में से 9 गया 6, और इधर 7 में से 4 गया 3, और ये माइनस का आएगा। अभी जो इसकी वैल्यू आई है 2 × xy + yz + zx, y है -36 के इक्वल। अगर इधर से xy + yz + zx की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं xy + yz और प्लस में zx, और वो इक्वल होगी -18 के। अभी ये वाली वैल्यू भी हमें पता चल गई। अभी ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो सबसे पहले अभी हम इसकी वैल्यू रखेंगे, और ये हमें दी हुई है 913 के इक्वल, और -3xyz, इसको ऐसे ही रख देते हैं, और इक्वल टू x + y + z, ये है 7 के इक्वल, और इंटू x² + y² + z², ये है 85 के इक्वल,
और इधर माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा XY प्लस YZ प्लस ZX, और उसकी वैल्यू निकाली हमने -18, और एक माइनस बार पहले ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें 18 ऐड कर देंगे। अब इसको अगर सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 7 इंटू, अभी इसको ऐड करें तो 8 और 5 13, 3 1 हासिल, 8 और 1 9 और 1 10, तो यह आया 7 इंटू 103। अभी इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, ये आ जाएगी 7 या 21, 7 एकम 7, तो इधर से 913 माइनस 3XYZ, इसकी वैल्यू आई है 721 के इक्वल। अभी इधर से 3XYZ की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3XYZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 913 और माइनस में 721, क्योंकि इसको इस तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 913, और इसमें से माइनस करेंगे 721 को, तो ये क्या आएगा, इधर 2 आएगा, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 7 गया 1, तो इधर से अगर XYZ की वैल्यू निकाल ले तो ये आ जाएगा 3 6 18 और 3 चौक 12। अभी हमें इसका क्यूब रूट करना है, तो अगर इसका क्यूब रूट कर दें दोनों तरफ तो इसका भी क्यूब रूट, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4 के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा DI से है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में हमें ABCDE और F संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दी हुई है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 2015 में संस्थान A, C और E में VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या, और 2017 में संस्थान B और D में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले 15 में देख लेते हैं, ये इधर है 15, तो इसमें हमें देखना है A 150 और C है इधर 220 और E है इधर 200। अगर तीनों को ऐड करें तो 200 और 200 400, 400 और 100 500, और ये इधर 50 और 20 ये 70 हो जाएगा, तो इनको ऐड करके ये आएगा 570। और रेशियो अभी हमें 2017 में देखना है, और इसमें हमें देखना है B और इसके बाद देखना है D। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना होगा 380। इनका रेशियो निकाल देते हैं तो 0 से 0 कट होगी, अब ये 19 से कट होगा तो 19 × 57 और 19 दूनी 38, ये अनुपात आया 3:2, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लंबी है। AB को विस्तारित करने पर किसी वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती हैं, और AC को विस्तारित करने पर यह उसी वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, और इस ट्राइंगल की भुजाएं जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसका नाम रख लेते हैं सबसे पहले, इधर A पॉइंट, इधर B पॉइंट और इधर C पॉइंट। ये भुजा 5 मान लेते हैं, ये भुजा 6 मान लेते हैं और ये भुजा 7 मान लेते हैं। अभी हमें दिया हुआ है कि AB को विस्तारित करने पर AB को आगे बढ़ा दिया, और ये वृत्त को P पर स्पर्श करती है, और AC को विस्तारित करने पर यह उसी वृत्त को Q पर स्पर्श करती है, तो इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पे एक सर्कल होगा, और वो जो सर्कल है इन भुजाओं को टच करेगा, सभी तीनों की तीनों भुजाओं को, और ये क्या हो जाएंगे पॉइंट। AB को आगे बढ़ाया था तो ये P पॉइंट आ जाएगा, और AC को आगे बढ़ाया था तो ये Q पॉइंट आ जाएगा, और AQ की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें, तो ये हमें बताना है। तो AQ ये इधर से लेके इधर यहाँ तक की भुजा है, तो इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो हमें पता है किसी भी बाह्य बिंदु से सर्कल पर कोई भी 2 टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, मतलब जो ये इधर वाली लेंथ है इस लेंथ के इक्वल होगी, और जो ये लेंथ है ये इस लेंथ के इक्वल होगी। अगर इसको शॉर्टकट तरीके से देखें तो ये हमारी AQ = AP होगी, और ये दोनों की दोनों किसके इक्वल होंगी, जो त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर है उसके इक्वल होंगी। और त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 का हाफ करेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब AQ की वैल्यू भी 9 होगी और AP की वैल्यू भी 9 होगी। अगर इसको देखें तो ये कैसे आता है, अगर हम इसको देखें तो AP = AQ है, और इसमें भी ये इसके बराबर है। अगर इसको x मान ले तो ये भी x, इसको y मान ले तो ये भी y। अभी अगर हम त्रिभुज की भुजाओं को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, और प्लस में इधर x है इधर y है,
x प्लस वाई और इक्वल टू ये कितना था 7 और 5 12 और 6 18। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि ये जो भुजा BC थी ये भी 6 है। हम यहाँ से डायरेक्ट देख के भी पता कर सकते हैं। अभी हमें निकालना है कि जो ये AQ भुजा है, अभी इसमें देखें तो ये क्या है, ये 7 प्लस वाई है। तो इधर लिख लेते हैं 7 प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है, ये AP भुजा के इक्वल है। और AP भुजा क्या है 5 प्लस एक्स है, तो इक्वल इसको रख देते हैं 5 प्लस एक्स के। अब इधर से इस y को इस तरफ लेके चले जाते हैं और इसको इस तरफ, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी 2 के इक्वल। अब ये दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये और एक ये। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों का जोड़ और उसका हाफ, 6 और 2 8, 8 का हाफ 4, और y की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस और उसका हाफ, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4 और उसका हाफ होएगा 2। तो x की वैल्यू में पता चल गई 4 और y की वैल्यू पता चल गई 2। इधर क्या था, इधर 7 था और y की जगह 2 रख देते हैं, तो AQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। और ऐसे ही अगर x की वैल्यू 4 रख दे तो 5 प्लस 4 ये भी 9, मतलब AP हमारा AQ के इक्वल आ जाएगा। और हमसे AQ की लेंथ ही पूछी थी, तो वो हमारी आई है 9 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3/4 ऐसे ही लिख लेते हैं, और इनटू में cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, और प्लस में cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 3/4, और माइनस ये आ जाएगा 3, और इनटू में कोसिकेंट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, और प्लस में tan 60 की वैल्यू होती है √3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अभी इसको सोल्व करें तो 3 से 3 कट होगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आएगा 9/4 और प्लस में 3/4। अब ये इधर माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, तो इधर माइनस का 1 बचेगा। अगर इन दोनों को सोल्व करें तो 9 और 3 12/4, तो ये 3 आएगा और माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 2, और यही हमारा आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC में, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। यहाँ से इसको मिला देंगे, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अभी जो बिंदु D है वो AB पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक बिंदु D बना लेते हैं, तथा बिंदु E और F इस प्रकार BC पर स्थित है कि DF AC के समानांतर है। तो इधर से हम DF भुजा बना देते हैं, वो AC के समानांतर है, तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं, और ये F पॉइंट होगा, तो DF पैरेलल है AC के, और DE AF के समानांतर है, तो A को F के साथ मिला लेते हैं और इसके पैरेलल एक भुजा बना लेते हैं यहाँ से, और ये E पॉइंट होगा। अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है BE = 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है BE, और EF = 6 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। जो ये पूरी भुजा है BC, इसकी लेंथ हमें बतानी है, इसको हम मान लेते हैं इधर से x। तो अभी अगर हम देखें तो हमारी दो ट्राइंगल बन रही है इधर, एक तो ये ट्राइंगल है हमारी BD और E, और एक ट्राइंगल है BAF, इसमें DE पैरेलल है AF के। तो हमारा इधर से हो जाएगा BD और अपॉन में DA, ये इक्वल होगा 4/6 के। इसको अगर कट करें तो ये आ जाएगा 2/3। ऐसे ही अगर हम अपनी ट्राइंगल देखें BD और F, और एक ट्राइंगल देखें BA और C, इसमें DF पैरेलल है AC के, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा BD अपॉन में DA, ये इक्वल होगा 10, मतलब 4 + 6 10, और अपॉन में x, तो इधर x लिख लेते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, मतलब ये 2/3 किसके इक्वल होगा, 10/x के इक्वल होगा। यहाँ से इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये 5 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। अभी हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, और x की वैल्यू हमने निकाली 15, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करके 4 + 6 10, और प्लस में 15, तो ये आ जाएगी BC भुजा 25, और ये ऑप्शन नंबर हमारा होगा
1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा DI से है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि निम्नांकित तालिका में दिए गए आंकड़े 5 संस्थानों में 4 भिन्न भिन्न विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाते हैं। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, संस्थान A और B में मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या संस्थान B और C में मिलाकर कला का अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम संस्थान A और B में मिलाकर देख लेते हैं कंप्यूटर विज्ञान के कुल कितने छात्र हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान यहाँ पे है और A और B को अगर ऐड करें तो इसको और इसको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 5 1 हासिल, 5 और 4 9 और 1 10, तो यह है 105। और अभी हमें क्या देखना है, B और C में मिलाकर कला का अध्ययन करने वाले, तो 8 यहाँ पे है और B और C को ऐड करना है, मतलब इन दोनों को ऐड करना हमें, इनको ऐड करके कितना आएगा, ये आएगा 100। अभी हमें बताना है कि जो ये 105 है इस 100 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, और देख के ही पता चल रहा है ये इससे 5 ज्यादा है, और कोई भी चीज 100 से जितनी ज्यादा होती है वही उसका परसेंटेज होता है, मतलब ये 5% आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। ये हमें एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इतनी टर्म को सोल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा 32 और अपॉन में 36 और इनटू में इधर ब्रैकेट है तो ये आएगा 5 और माइनस, तो 15 माइनस 12 ये होगा 3 और यहाँ पे डिवाइड है तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 9 और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लाई, तो इनटू में 3 अपॉन में 7 और प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 अपॉन में 2 इंटू 4। तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, तो ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 ये 8 आ जाएगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 4 से इसको कट कर देते हैं, तो इधर 8 आएगा, इधर आएगा 9, तो ये होगा 8 अपॉन में 9 और इनटू में तो 5 माइनस 3 अपॉन में 9, इसको अगर कट करें तो ये 1 अपॉन 3 आएगा, तो मतलब 5 3 15, एक उसमें से जाएगा तो ये होगा 14 और अपॉन में 3 और इनटू में 3 अपॉन में 7 और प्लस में ये होगा 4 माइनस 1, क्योंकि 8 से 8 कट हो जाएगा तो ये 3 आएगा इधर। अभी इसको कट कर देते हैं, तो 3 से 3 कट होगा, 7 से इसको कट करें तो ये 2 पे कट होगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 16 अपॉन में 9 और प्लस में 3। अगर इसको सोल्व करके लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 7 अपॉन में 9 और प्लस में 3। अगर इन सभी को ऐड करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 अपॉन में 9, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 4 सही 7/9 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा होगा 2। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 फिर हमारा DI से है, फिर हमें सेम तालिका दी हुई है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 2015 में संस्थान B, C और E में VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2016 में संस्थान A, D और F में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से X% अधिक है, तो X का निकटतम मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 2015 में देखेंगे, तो 15 हमारा यहाँ पे है, इसमें हमें देखना है B, C और E। तो B ये इधर है और C इधर है और E यहाँ पे है। अगर इन सभी को ऐड करें तो 200 200 400 और एक 500, इनको ऐड करेंगे तो 600, ये हो जाएगा 600। अभी हमें 2016 में देखना है, और 2016 इधर है, इसमें हमें देखना है A, इसके बाद हमें देखना है D और इसके बाद हमें देखना है F। अगर हम इन सभी को ऐड करें तो 200 और एक 300 और एक 400, तो 400 तो हमारा इधर से आया है। अभी हमें ऐड करना है 65 और 75 को, तो ये इसको 5 इधर दे देते हैं, तो ये होगा 70 और 70 तो 140, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 540। अभी हमें बताना है कि जो ये 600 है ये 540 से X% अधिक है, तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 600 540 से 60 ज्यादा है, कितने से 540 से, और परसेंटेज में निकाल लेंगे तो इनटू में 100। तो अभी 0 से 0 कट हो जाएगी, तो 6 से इसको कट करेंगे तो ये 9, तो ये इधर कितना आएगा, इधर आएगा 100 अपॉन में 9, और इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9
9% के इक्वल, और यही हमारी x की वैल्यू होगी, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है, यदि 7 अंक वाली संख्या 94x29y6 72 से विभाज्य है तो x नॉट इक्वल टू y के लिए 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। और ये 72 से डिवाइड होने का मतलब है कि जो ये संख्या है 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। तो सबसे पहले इसको 8 से डिवाइड होने के लिए चेक करेंगे, तो इसकी लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, तो वो है 9, y और 6। अभी 8 से ये तीनों की तीनों डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, तब ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1y और 6, क्योंकि 9 को भी हमने 8 से डिवाइड कर दिया। अब ये 8 से कैसे डिवाइड हो सकता है, या तो इसके लास्ट में 16 आए या फिर 56 आए, और 1 कैसे आ सकता है। अगर इसकी जगह हम y की जगह 7 रख दें, क्योंकि 7 प्लस 1 8 होता है, अगर y की जगह 7 रख देंगे तो ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर हमें इधर 5 लेके आना है तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है, और एक y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू y की जगह रखेंगे और फिर उसको 9 से डिवाइड होने के लिए चेक करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 9 4x 2 9, y की जगह एक बार तो 7 रख देते हैं, तो 7 6, और एक बार 3 रख देते हैं, तो ये इधर आएगा 9 4x 2 9 3 और 6। अभी अगर इसको 9 से डिवाइड होने के लिए चेक करें तो इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अभी हम इन सभी अंकों को ऐड ना करके जो जो अंक 9 से डिवाइड होगा उनको कट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 9 कट होगा, इधर से 6 और 3 9 कट हो जाएगा, और ये 9 कट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू 3 ली थी, तो x इक्वल टू y आ गया। और हमें कंडीशन में दिया हुआ है कि x इक्वल टू y नहीं आना चाहिए, मतलब जो हमारी y की वैल्यू होगी वो 3 नहीं हो सकती, वो हमारी y की वैल्यू जो है वो होगी 7, मतलब जो ये वाली संख्या बनेगी वो हमारी सही वाली संख्या बनेगी। अगर इसको हम देखें तो इधर से अभी हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इधर से सबसे पहले हम 9 को कट करेंगे, और इधर से फिर 9 को, और 7 और 2 9 को कट करेंगे, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 10, और यहाँ पे क्या होना चाहिए तो 8 होना चाहिए, तब ये 18 होगा और 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमें x की वैल्यू भी पता चल गई कि 8 है, और y की वैल्यू हमने पहले पता कर ली थी कि 7 है। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो 2x कितना होगा 16, और प्लस में 3y, तो 7 या 21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 37, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम x लिखेंगे और यहाँ पे हम y लिखेंगे। अभी हमें x में दिया हुआ है कि 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो उनको हम यहाँ लिख देते हैं, और हमें एक लाइन दी हुई है लास्ट में कि कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, और यहाँ पे अनुत्तीर्ण, तो सभी को हम अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो हम इनको अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करेंगे या उत्तीर्ण में। लेकिन यहाँ पे 20% है, ये 90 से कम वैल्यू है, तो अगर इधर से अनुत्तीर्ण निकालेंगे तो वो 10% हो जाएंगे, मतलब छोटी छोटी वैल्यू आएंगी और उनको सोल्व करना आसान होगा। और ओवरऑल कितने हैं जो अनुत्तीर्ण होंगे, वो होंगे 10%, क्योंकि 90% उत्तीर्ण होते हैं, तो उनको हम बीच में लिख लेंगे, तो 10%। तो अभी हमें एक लाइन और दी हुई है कि विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। मतलब अगर विद्यालय X में 100 छात्र हैं तो इसमें 130% अधिक हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इससे 130 ज्यादा, तो ये हो जाएंगे 230। इनका अगर रेशियो निकाल लें तो इनका रेशियो आ जाएगा 10:23। अभी हम इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमें निकालनी है। तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो इधर 10 बचेगा, मतलब जो 23 की वैल्यू है वो 10 के इक्वल है। अभी हमें इधर 10 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू में 10 और अपॉन में 23, ये हो जाएगा 100, और अपॉन में 23। अगर इसको सोल्व करें
तो 23 चौका 92 और इधर पॉइंट आएगा तो 8 बचेगा, तो 23 चौका 92 फिर नहीं जाएगा, तो 23 या 69 मतलब 69, तो इधर आएगा 4.3, तो मतलब 10 की जगह आना है 4.3। और ये 4.3 कब आया होगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी वो कम वैल्यू रही होगी, क्योंकि ये 10 में से ये वैल्यू माइनस हुई होगी, तब इधर 4.3 आया होगा। तो इधर 10 में से हम इसको माइनस कर देते हैं, अगर 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 6 में भी 0.3 को माइनस करेंगे तो वो इधर 5.7% बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। तो इधर से अगर हम इसको सोल्व करें तो सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का रूट है। अभी हम सबसे पहले इस फर्स्ट वाली टर्म को ही सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2, और इसके साथ हम टेन थीटा और इनटू में कोट थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा अपोजिट होते हैं और ये आपस में कट हो जाएंगे, और इस पूरे का रूट है। अभी ये हमारा टेन थीटा और प्लस में कोट थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसका पूरे का रूट है, क्योंकि यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा टेन थीटा और प्लस में कोट थीटा। अभी जो फर्स्ट वाली टर्म थी उसको सोल्व करके ये आया है। अभी हम इस टर्म को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनटू में साइन थीटा और इनटू में 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे हमें नीचे दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो हमारा होता है कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, अपॉन में ये लिख लेते हैं कोस थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अभी इसमें से कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा और इनटू में 1 प्लस कोस थीटा, और ऊपर क्या है 1 प्लस कोस थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा, ये कट हो जाएगा। और अभी ऊपर है साइन थीटा और अपॉन में इसके कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इनटू में टेन थीटा। अभी इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये होगा 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। अगर किसी को ऐसे सोल्व करना ना आए तो हम ऐसा करते हैं, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और उसकी भुजाएं हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 3, 4 और 5, मतलब जो सबसे छोटे ट्रिपलेट है वो मान लेते हैं, और जो थीटा एंगल है वो हम इधर मान लेते हैं। अभी इसमें से ये सारी वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं। तो सेकंड थीटा की वैल्यू क्या है 5/4, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25/16, और प्लस में कोसेकेंट थीटा की वैल्यू 5/3, स्क्वायर करेंगे तो 25/9, और इसका रूट, और इनटू में इसके इनटू में आएगा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, और इनटू में 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू है 4/5, और इसके अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू 4/5 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 9/25। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 25 कॉमन ले लेते हैं अंदर ही, तो अभी क्या बचेगा, तो ये बचेगा इनटू में 1/16 प्लस 1/9, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 16 और अपॉन में 9 × 16 और इसका रूट, और इनटू में ये होगा 3/5 और इनटू में 5 × 5 और 4 9, और 9/5 और अपॉन में अभी 25 एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये क्या आ जाएगा 25 और प्लस में 5 × 20 और -9। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये 25 से ये 25 कट हो जाएगा। अभी इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा 25 × 25 और अपॉन में 9 × 16 और इस पूरे का रूट, और इनटू में ये होगा 9 × 27 और अपॉन में ये आ जाएगा 25 और 20 45,
और 45 में से 9 माइनस करेंगे तो 36 आएगा। अब इसको अगर कट करें तो ये 9 से कट होगा, तो 9 × 27 और 9 चौक 36। अब ये रूट से बाहर क्या क्या आएगा, तो ये आएगा 25 और अपॉन में एक 3 आएगा और एक 4 आएगा और इनटू में 3 अपॉन में 4, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 25 और अपॉन में 16 और ये क्या है, ये है 5 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर और 5 अपॉन में 4 किसकी वैल्यू है, ये इधर 5 है इधर 4 है, तो ये सीकेंट थीटा की वैल्यू है और एक स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। और वही हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर 3। तो दोनों तरीके से हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।